Please subscribe the video before starting. हेलो स्टूडेंट, आई एम सुशांत सर और हम लोग अब लेक्चर 2 के इलेक्ट्रिक सर्किट को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। आप कोई भी एक कंडक्टर वायर ले लीजिए, सिंपल, उसे एक टॉर्च के बल्ब से जोड़ दीजिए, उसके दोनों एंड को किसी बैटरी से जोड़ दीजिए और चाहें तो बैटरी के पीछे एक छोटा सा कोई भी एक नट लगा दीजिए, उसमें आप इलेक्ट्रिक का वायर जोड़ दीजिए और एक दूसरा नट लगा लीजिए, उसमें दूसरा वायर जोड़ दीजिए। दोनों को जो सटाइएगा तो वो की का काम करेगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड और कंटिन्यूस पैथ है जिस पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। कितना आसान डिफिनीशन है कि इलेक्ट्रिक सर्किट द क्लोज एंड कंटिन्यूस पैथ ऑन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। अब है उसका सुटेबल डायग्राम। तो आप देखिए यहाँ पे एक शानदार डायग्राम बना हुआ है, सुटेबल डायग्राम है। यहाँ देखिए ये की है, इसे हम लोग कहते हैं की। ये सेल है, यहाँ हो गया एमीटर, ये हो गया एमीटर, ये हो गया एमीटर और ये हो गया वोल्टेज को नापने वाला वोल्ट मीटर और ये देखिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ हो गया रेजिस्टेंस का मतलब आप कोई बल्ब लगा दें, कोई दूसरा चीज़ लगा दें जो इलेक्ट्रिक करंट को कंज्यूम करे, तो वो हो गया रेजिस्टेंस। तो इस तरह तैयार हो गया आपका एक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का सुटेबल डायग्राम के लिए हम लोगों ने क्या लिया, एक की ले लिया, ठीक, जो सेल के पीछे है वो क्लोज की है, ये साइन बतला रहा है रेड साइन क्लोज की का। फिर एक सेल ले लिए, एक एमीटर ले लिए और एक तो कंडक्टर वायर है ही है और ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया वोल्ट मीटर। तो तैयार हो गया आपका सुटेबल डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। आप चाहें तो बिना एमीटर और वोल्ट मीटर का भी आप ये बना सकते हैं। अब आइए टाइप्स ऑफ सर्किट। तो सर्किट दो तरह का होता है। एक होता है आपका ओपन सर्किट। ओपन सर्किट वो है जिसमें कि आपका स्विच क्लोज नहीं रहता, उसको कहते हैं ओपन सर्किट। ये देखिए यहाँ स्विच खुला हुआ, आपका की ओपन है, यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ ये सटा हुआ नहीं है, इसलिए करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ओपन सर्किट हुआ सर्किट इन विच इलेक्ट्रिक करंट डजंट फ्लो, ये हो गया ओपन सर्किट। एंड क्लोज सर्किट द सर्किट इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड क्लोज सर्किट। तो जिस सर्किट में फ्लो करता है वो हो गया क्लोज और जिसमें आपको नहीं करता वो हो गया ओपन। तो दोनों के साइन में देखिए क्या डिफरेंस है, आप देख रहे हैं अच्छी तरह, डिफरेंस ये है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो अमाउंट ऑफ वर्क, भैया पोटेंशियल हम लोग बात भी करते हैं कि भाई उसमें इतना पोटेंशियल इस काम को करने के लिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पोटेंशियल की बात नहीं हो रही है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्फिनिटी से जब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करते हैं वो वर्क कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसका एसआई यूनिट होता है वोल्ट। यह लिखा हुआ एसआई यूनिट होता है वोल्ट। ये महान साइंटिस्ट, इटालियन साइंटिस्ट अलेसांद्रो वोल्टा के ऑनर में रखा गया है, अलेसांद्रो वोल्टा। ओके, तो ऐसा यूनिट हो गया वोल्ट। V इक्वल टू होता है W/Q। W/Q का मतलब हो गया, W का मतलब हो गया 1 जूल और Q का मतलब हो गया 1 कूलम्ब। ओके, तो 1 जूल बाई 1 कूलम्ब हो गया और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसा मैंने आपको करंट के विषय में बताया था कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो बोर्ड में कभी कभी 1 वोल्ट का डिफिनीशन पूछा जाता है कि 1 वोल्ट को डिफाइन कीजिए। तो व्हेन 1 जूल वर्क इज डन to move 1 coulomb charge from infinity to that point, infinity to that point is called 1 volt। तो जब हम लोग 1 जूल वर्क करते हैं 1 कूलम्ब चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में, तो उसको हम लोग कहते हैं 1 वोल्ट। तो आई होप कि आप लोग इसको अच्छे ढंग से सब। चलिए स्टूडेंट, अब आपको मैं बताता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस। द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के 2 पॉइंट के बीच में, जो 2 पॉइंट के पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोग इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी सेल के 2 टर्मिनल के पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस।
तीसरे ढंग से हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 कूलम्ब चार्ज को किसी भी सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है वो भी होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी मान लेते हैं कि आपका जो यहाँ देखिए 2 पॉइंट है, 2 टर्मिनल से सेल का ए और बी, तो ये जो 2 पॉइंट है इसका डिफरेंस हो गया बी ए माइनस बी बी, क्योंकि डिफरेंस में माइनस का साइन देना होता है, बी ए माइनस बी बी। तो चूंकि हम लोग पहले भी पढ़े थे कि पोटेंशियल में बी इक्वल टू मैंने लिखा था डब्ल्यू बाई क्यू, तो ऑब्वियसली बी ए माइनस बी बी का जो वैल्यू होगा वो भी तो बी में ही होगा, तो बी ए माइनस बी बी यानी वो भी एक तरह से भी ही हो गया, चूंकि वोल्टेज का डिफरेंस तो वोल्टेज में ही आएगा, तो ये हो गया डब्ल्यू ए बी बाई क्यू, डब्ल्यू ए बी बाई क्यू, उसमें था डब्ल्यू बाई क्यू, इसमें हो गया डब्ल्यू ए बी बाई क्यू। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। फिर है कि पोटेंशियल डिफरेंस का प्रोडक्शन कैसे होता है। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस का प्रोडक्शन कैसे होता है, तो भाई ऐसा होता है कि कोई भी सेल जो होता है उसके अंदर होता है केमिकल, चाहे वो प्राइमरी सेल हो या सेकेंडरी सेल हो, ठीक है, स्टोरेबल हो या ड्राई सेल हो। तो अब आपका क्या होता है कि कुछ सेल में आपका केमिकल जो होता है उसके अंदर केमिकल जैसे लिक्विड केमिकल होता है, कुछ में ड्राई केमिकल होता है। ओके, तो जैसे घर में आप लोगों ने देखा होगा इन्वर्टर के लिए एक बैटरी होती है जिसके अंदर बहुत सारे लोग ड्राई शेल का यूज़ करते हैं, ड्राई बैटरी का, और बहुत सारे लोग लिक्विड वाले का, डिफरेंट कंपनी का होता है। तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर जो केमिकल होता है उस केमिकल के एक्शन से, उस केमिकल एक्शन के कारण पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है, प्रोडक्शन होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बना, उसका रीजन क्या था, तो केमिकल एक्शन विद इन ए सेल, सेल के अंदर होने वाले केमिकल एक्शन के कारण बना पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो आपका कंडक्टर है जिसको हम किसी सेल के साथ कनेक्ट करते हैं, तो जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उस सेल का, वो चार्ज को उस कंडक्टर में सेट कर देता है। दैट मीन्स वो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बना देता है, यानी बिना पोटेंशियल डिफरेंस का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर सकता है। तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए क्या होना जरूरी है, तो चार्ज का सेटअप होना जरूरी है कंडक्टर वायर में, और वो कौन करेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस करेगा। तो यदि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है तो कंडक्टर वायर में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, और यदि नहीं है तो फ्लो होना बंद हो जाएगा। फिर है ये क्या है डिवाइस, तो ये है वोल्ट मीटर। परेशान मत होइए, इस वोल्ट मीटर को आप किसी भी रेडियो या टेलीविजन मैकेनिक के यहाँ जा करके इजीली देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह का ही ये बॉक्स टाइप का होता है जिसके अंदर आपको एक पिन बना हुआ होता है जो एक पॉजिटिव इसमें डालना है टर्मिनल में, और एक नेगेटिव वाले में डालना है। तो आपको बता देगा कि उसमें वोल्टेज कितना आ रहा है, जैसे यहाँ रीडिंग दिया हुआ है। तो वोल्ट मीटर एक डिवाइस है, द डिवाइस विच मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। ओके, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। इसको हमेशा किस में जोड़ा जाता है, पैरेलल में। क्यों, तो पैरेलल में इसीलिए जोड़ा जाता है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हाई होता है और ये नेग्लिजिबल करंट केवल ड्रॉ करता है, थोड़े से करंट पर भी ये अपना वोल्टेज दिखलाने लगता है। तो इसीलिए इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है सर्किट के साथ। ओके, तो ये हो गया आपका वोल्ट मीटर। थैंक यू। चलिए स्टूडेंट, अब हम आप लोगों को बतलाते हैं कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स में डिफरेंट जो सिंबल यूज होता है, वो सिंबल जो कि हम लोग सर्किट में या डिफरेंट डायग्राम बनाने में यूज करते हैं, वो सिंबल क्या है। जैसे सेल, तो सेल में एक प्लस एक माइनस, और सेल का सिंबल ये होता है। बैटरी में आप देख रहे हैं माइनस प्लस, इसका मतलब ही होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बहुत सारे सेल को जब आप मिलाते हैं तो बनता है बैटरी, इसीलिए इसका सिंबल ये होता है। डायग्राम में आपको ये यूज करना है। ओपन की मैंने पहले भी बताया है, डायग्राम में भी दिखलाया है, ये ओपन की होता है, इसका मतलब इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। क्लोज की, ये देखिए क्लोज की तो है लेकिन इसमें ये साइन दिया रहता है, इसका मतलब होता है कि आपने प्लग को इसमें इंसर्ट किया हुआ है, तो इसीलिए ये क्लोज की का सिंबल हो गया। ओपन स्विच, ये स्विच का सिंबल है, ये की का सिंबल है, तो ये स्विच ओपन है, ये सटा हुआ नहीं है, इसे करंट इसमें से भी फ्लो नहीं करेगा। क्लोज स्विच, यहाँ देखिए सटा हुआ है। अब ऐसे करने पे करंट का फ्लो कंडक्टर वायर में होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर रेजिस्टेंस, जो आप आगे पढ़ेंगे, ये होता है रेजिस्टेंस का साइन, ये होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस का साइन, यानी जो रेजिस्टेंस बदलता रहता है।
ये होता है रियोस्टैट और ये होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का साइन। ये एमीटर जो आप देख चुके हैं और ये वोल्ट मीटर। अब आपके पास आता है VBI पॉइंट, ओम्स लॉ। क्या है ओम्स लॉ? महान साइंटिस्ट ओम साहब के द्वारा ये लॉ बनाया गया था। तो ये लॉ है क्या? तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, हमें ये समझना चाहिए कि जब टेम्परेचर या तो सेम हो या कांस्टेंट हो, उसे सेम भी कर सकते हैं कांस्टेंट भी। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस्ड अक्रॉस द एंड ऑफ सर्किट। किसी भी सर्किट के एंड में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस उस सर्किट से फ्लो होने वाले करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी आपका कौन प्रोपोर्शनल है? तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल है किसका? करंट का। तो ओम्स लॉ क्या हुआ? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोज थ्रू द circuit is directly proportional to the potential difference across the end of the circuit। या दूसरे वर्ड में आप कह सकते हैं कि at constant temperature the potential difference across the ends of the circuit is always directly proportional to the current flows through the wire। यानी पोटेंशियल डिफरेंस करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यदि करंट का वैल्यू बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, यदि करंट का वैल्यू घटेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी घटेगा। तो V इक्वल टू क्या हो गया? IR। ये जो आप देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को जब हम हटाएंगे तो एक अचानक से एक सिंबल आ गया उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। वो सिंबल क्या है? R। R इक्वल टू क्या हो गया? V/I। तो यहाँ R क्या है? तो कांस्टेंट है। R यहाँ पे कांस्टेंट, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा डिफरेंट V का वैल्यू क्यों ना हो, डिफरेंट I का वैल्यू क्यों ना हो, लेकिन जब हम उसका रेशियो निकालेंगे तो आने वाला वैल्यू हमेशा जो रेशियो जो निकलेगा वो सेम होगा। तो चूंकि ये नंबर यानी डिजिट आपका चेंज नहीं करेगा, इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। तो V/I का रेशियो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो ये हो गया मैथमेटिकली एक्सप्रेशन किसका? ओम्स लॉ का। ओके, चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो मैंने बताया था ओम्स लॉ के बारे में, अब हम लोग उसके लिमिटेशंस की बात करेंगे कि ओम्स लॉ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि ओम्स लॉ कहीं भी लगा देंगे। नो, याद रखिए कि ओनली प्योर मेटल और एलॉयज यही ओम्स लॉ को ऑबे करेगा। यानी ये केवल एप्लीकेबल है प्योर मेटल के लिए और एलॉयज के लिए। ओके, जो मेटल इम्प्योर है उन पे ये ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे चीज़ें जिन पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, हर जगह आप ओम्स लॉ नहीं लगा सकते हैं। तो इसके लिमिटेशंस हैं, इनकी कुछ सीमाएं हैं, कुछ दायरा है कि आप यहाँ नहीं यूज कर सकते हैं। तो ओनली प्योर मेटल और एलॉयज ओम्स लॉ को ओबे करेगा। दूसरा, ओम्स लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब टेम्परेचर और कोई दूसरा फिजिकल कंडीशन अनचेंज्ड हो, यानी टेम्परेचर और दूसरा फिजिकल कंडीशन न बदले। यदि टेम्परेचर चेंज हो रहा है या कोई दूसरा फिजिकल कंडीशन चेंज हो रहा है तो ऐसे कंडीशन के लिए ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। समझ गए? चलिए अब आगे चलते हैं। VI ग्राफ। तो ओम्स लॉ में आपने देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो जब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं किसके बीच में? तो V और I के बीच में, तो एक स्ट्रेट लाइन आता है, इसे हम लोग कहते हैं स्लोप। क्या कहते हैं इसको हम लोग? स्लोप। ये हो गया स्लोप। तो when graph is plotted between V and I, a straight line is obtained and slope of V and I graph gives resistance। तो ये स्लोप क्या बतला रहा है? रेजिस्टेंस को। लेकिन एक ख्याल, सारे स्टूडेंट समझते हैं कि VI ग्राफ और IV ग्राफ तो सेम है। नो, ये गलत सोचना। IV ग्राफ जो होता है, I और V में जो ग्राफ होता है वो बतलाता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू कंडक्टांस। उसे हम लोग 1/R को कंडक्टांस कहते हैं। तो यहाँ गलती नहीं कीजिएगा। फिर है कि चलिए हम लोग ओम्स लॉ को एक्सपेरिमेंट से कैसे दिखाएं। आखिर क्या एक्सपेरिमेंट हो जिससे हमको ये पता चले कि ओम्स लॉ जो है हम वाकई जो है ये ओम्स लॉ में इसका जो V और I का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह मैं आप लोगों को समझाने के लिए 3 फिगर बनाया हूँ, कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। मैंने दिखाया फिगर नंबर 1 में 1 सेल है। ओके,
एंड फिगर नंबर 2 में मैंने दिखाया 2 सेल, फिगर नंबर 2 में मैंने दिखा दिया 2 सेल, तो ये माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सेकंड फिगर, और ये आपका थर्ड फिगर है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो आपका 3 फिगर बनाया मैंने दिखाया, एक में 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल। यानी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 तक ही कोई लिमिट नहीं है, आप बढ़ा भी सकते हैं। तो मैंने एक्सपेरिमेंट में लिखा है कि टू स्टडी डिपेंडेंस ऑफ भी ऑन आई, हमें यदि स्टडी करना है कि भी आई पे किस तरह डिपेंड करता है, क्या उसकी डिपेंडेंसी है, तो उसके लिए हम लोग एक सर्किट बना रहे हैं एज शॉन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया। एट फर्स्ट वी यूज 1 सेल इन सर्किट एंड इंसर्ट द प्लग इन की। तो जैसे ही हम लोग प्लग डालते हैं ना की में, करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो करंट जैसे फ्लो करता है तो यहाँ क्या लगा हुआ है, एमीटर। तो एमीटर से आप ले लीजिए करंट का रीडिंग और वोल्ट मीटर से आप ले लीजिए वोल्टेज का रीडिंग। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कर लीजिए आप। अब फिर क्या है, सेकंड जब हम इसमें शेल को बढ़ाएंगे, फिर जो करंट फ्लो कर रहा है 2 सेल में, जो करंट फ्लो कर रहा है, तो भाई एमीटर तो है ना, उसका रीडिंग बता देगा कि 2 सेल से कितना करंट आया, और वोल्ट मीटर वोल्टेज बता देगा। फिर ये थर्ड फिगर में है 3 सेल, तो 3 सेल से कितना करंट प्रोड्यूस हुआ और कितना वोल्टेज बना, वो सारे रीडिंग को हम लोग नोट करते चलेंगे। यानी फर्स्ट सेल में भी का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू क्या है, 2 सेल डालने पर भी और आई का वैल्यू क्या है, 3 सेल डालने पर भी और आई का वैल्यू क्या है। जब हम उसका भी और आई का रेशियो निकालते हैं हर कंडीशन में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हम देखते हैं कि हर बार भी और आई कांस्टेंट ही आ रहा है। जो फर्स्ट सेल में आया भी और आई का रेशियो, सेकंड सेल में भी वही आएगा भी और आई का रेशियो, और 3 सेल डालने पर भी और आई का रेशियो वही आएगा। यानी भी और आई हमेशा कांस्टेंट आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई का है, तो भी बाई आई इक्वल टू क्या हो गया, आर। तो ये बन गया आपका आर, भी बाई आई इक्वल टू आर। तो हो गया ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट। इस तरह आपका ओम्स लॉ कंप्लीट। थैंक यू।